लेकिन सब्जेक्टिव आपका 1 महीने में जिंदगी में नहीं क्लियर होगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का 2 मार्क्स के बार बार जो आपके क्वेश्चन बैंक में पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके न्यू क्वेश्चन बैंक में भी अवेलेबल है, क्योंकि इसी क्वेश्चन बैंक से ही उसमें सारे क्वेश्चन डाले गए हैं। इस बात को याद रखिएगा। आप सभी को पता है अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, आज 1 तारीख होने को है। ठीक है, तो आपके पास केवल और केवल 2 से 3 महीने समय बचे हुए हैं। यानी आपका 1 अक्टूबर, दूसरा नवंबर और तीसरा दिसंबर गिना चुना आपका दिन बचा हुआ है। इसी चंद दिनों में आपको बेहतर तैयारी करनी है, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही आपका मॉडल पेपर और साथ ही साथ एग्जाम डेट भी यानी एग्जाम रूटीन भी घोषित हो जाएगा। उसके बाद आपके माइंड में प्रेशर ही प्रेशर रहेगा, इसीलिए अभी समय है, अभी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी गेस्ट पेपर की तैयारी करते हो सब्जेक्टिव के लिए, लेकिन उन सभी गेस्ट पेपर से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, पहला क्या आपका, संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ल्यूशियन फैब्रे द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जनसंख्या वितरण के उत्तरदायी भौगोलिक कारकों के नाम लिखे। मतलब जो जनसंख्या है, कई जगह पर बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है, कई जगह पर बहुत ही कम जनसंख्या है, तो इसका कारण क्या है? जनसंख्या कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम। इसका कारण है कि उस जगह की जलवायु में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। वहाँ की जो स्थलाकृति है, यानी उस जगह की, उस स्थल की जो आकृति है उसकी बनावट पर भी डिपेंड करती है। क्योंकि अगर कहीं पर पहाड़ी इलाका है वहाँ लोग कम बसेंगे, लेकिन जो मैदानी इलाका है वहाँ पर लोग ज़्यादा बसेंगे। तो ये भी आपका कारण हो जाता है। ठीक है, भौगोलिक कारण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिग्गी जनजाति किस देश में रहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धान तथा गेहूं फसल में कौन रबी और कौन खरीफ फसल से संबंधित है? सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि रबी फसल किसे कहते हैं और खरीफ फसल किसे कहते हैं। अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं, जबकि जो शीत ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसको कहते हैं रबी फसल। तो पता होगा बरसात के मौसम में धान की खेती होती है, ठीक है, यानी वर्षा ऋतु में। तो ये हो गया खरीफ फसल, और जस्ट इसकी खेती के बाद जो ठंड का मौसम आता है उसके बाद गेहूं लगाते हैं। तो ये ठंड वाले मौसम वाले जो फसल होते हैं ना उसी को कहते हैं रबी फसल। तो इस तरीके से आप जान सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग अनुपात क्या है? लिंग कहने का मतलब है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो उसका रेशियो क्या है? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है उसी को लिंग अनुपात कहा जाता है। 1000 में कितनी स्त्री है भारत देश में, उसी को लिंग अनुपात कहा जाता है भारत के लिए। भारत में लिंग अनुपात की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, लिंग अनुपात इज इक्वल टू स्त्रियों की संख्या बाय पुरुषों की जनसंख्या, सॉरी यहाँ पर जनसंख्या है, ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। और यहाँ पर देखिए यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको करवाया था, वहां भी ये क्वेश्चन था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाह मूलक कृषि से आप क्या समझते हैं? तो यहां पर देखिए इसका क्या परिभाषा है, वैसी कृषि जिसका उद्देश्य जीवन का भरण पोषण मात्र हो, यानी उस खेती से सिर्फ हम लोग अपना भरण पोषण ही कर सकते हैं, उससे ना ही व्यापार कर सकते हैं, ना ही किसी तरीके का एक्स्ट्रा कुछ भी इनकम कर सकते हैं, उसे निर्वाह मूलक कृषि कहा जाता है। सिर्फ उस कृषि से निर्वाह कर सकते हैं अपने जीवन यापन का। ठीक है, ऐसी कृषि का उद्देश्य व्यवसाय नहीं होता है। अभी हमने बताया कि उससे कोई भी व्यापार वगैरह या उससे पैसे हम लोग नहीं कमा सकते, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही खेती करते हैं, या पिछड़े क्षेत्रों में अधिक होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बॉक्साइट के मुख्य उपयोग क्या है? तो यहाँ पर देखिए बॉक्साइट का प्रमुखता से उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VBI कर दीजिए। ठीक है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अतिरिक्त सीमेंट, तार, बिजली के उपकरण, वायुयान, अस्त्र और शस्त्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत में 2 जनगणना के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? अगर एक जनगणना 2011 में हुई है तो दूसरी जनगणना कब होगी, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो 10 साल बाद होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, यानी ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 यहाँ पर नंबर है। तो ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते हैं? गाँव की जो बस्ती है उससे क्या समझते हैं, आपको ये चीज़ बताना है। तो देखिए इसका उत्तर
उत्तर है वैसी बस्ती जिसके निवासी अधिकतर प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो प्राथमिक क्रियाओं में कृषि करने वाले लोग आते हैं। ठीक है, जो कृषि या मजदूरी करते हैं उसी को कहा जाता है प्राथमिक क्रिया। ग्रामीण बस्ती कहलाती है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं में जो लगे रहते हैं ना, उसी को कहते हैं ग्रामीण बस्ती। यहाँ के निवासियों का जो मुख्य पेशा है वो खेती बाड़ी यानी कृषि, पशुपालन, मछली पालन जैसी भूमि से संबंधित गतिविधियों से ही अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या आपका, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आप सभी बखूबी चला रहे, आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे कि व्हाट इज इंटरनेट तो आप क्या जवाब दोगे? तो इसका सही जवाब यहाँ पर देखिए, इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्किंग की अति विकसित तकनीक है जिससे पूरी दुनिया के कंप्यूटर सहजता से आपस में जुड़ जाते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसने कंप्यूटर जगत, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, मीडिया तथा कई अन्य क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। ठीक है, यानी इसमें होता क्या है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है विदाउट वायर, यानी वायरलेस तरीके से एक नेटवर्किंग होता है जिससे बहुत सारे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कंप्यूटर जगत में, प्रौद्योगिकी में, शिक्षा में और मीडिया के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा लाभ दिया है और इन क्षेत्रों में इसके कारण क्रांति भी आई है। क्रांति आई कहने का मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन तो यहाँ पर 4 नंबर में पूछा गया है, लेकिन हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका जो दिख रहा है ना, विश्व में मानव के प्रमुख क्रियाकलापों का वर्णन करें, तो यहाँ पर देखिए पहला क्या आपका क्रियाकलाप प्राथमिक, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय है, उसके बाद चतुर्थ है। तो ये सारे क्रियाकलाप के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने अटेंड किया है। ठीक है, लिया है। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप से क्या समझते हैं, तो यहाँ पर लिखना है प्राथमिक क्रियाकलाप में वे क्रियाकलाप आते हैं जिनमें प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण से होता है। वनों से खाद्य संग्रह, आखेठक, पशुपालन, मछली पकड़ना तथा उपजाऊ भूभाग में कृषि कार्य करना। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है तो इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द्वितीय क्रियाकलाप में देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट आप खेती बाड़ी करके उसी का आप लोग उपयोग कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, उन्हें परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी उसमें बदलाव कर दिया जाता है, उसके बाद उसका उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग, संसाधन विकास, निर्माण तथा ऊर्जा उत्पादन शामिल है। जैसे आप समझिए ध्यान से, मान के चलिए यहाँ पर एक किसान क्या किया, बांस की खेती की। ठीक है, अब बांस की जो खेती करेंगे तो क्या करेंगे, वो फैक्ट्री में बेच डालेंगे। जब फैक्ट्री में बेचेंगे उद्योग फैक्ट्री में, तो वो क्या करेगा, उद्योग फैक्ट्री को कागज बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो कागज बनाया तो ये आ गया आपका दूसरे क्रियाकलाप में, जबकि जो बांस है वो आपका पहले क्रियाकलाप में आ गया। आगे देखिए तृतीय क्रियाकलाप, इसमें क्या होता है कि इसमें प्राथमिक तथा द्वितीय क्रियाकलाप में लगे लोग जो कार्य करते हैं उसको कार्यकुशलता बढ़ाने वाले सेवा कार्य आते हैं, यानी उन्हें सिखाते हैं कि आप खेती बाड़ी कैसे करते हो, या फिर जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें प्रशिक्षण देना कि कैसे आपको काम करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे खुदरा एवं थोक व्यवसाय, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी कार्य आदि है। इसमें क्या हो गया, जैसे यहाँ पर फैक्ट्री में सारा सामान बन गया, अब उसको ले जाने के लिए परिवहन चाहिए, है ना, गाड़ी वगैरह, तो वो तृतीयक में आता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य वगैरह, अगर यहाँ पर कोई भी इंसान या फिर यहाँ पर भी जो प्राथमिक क्रियाकलाप है वहाँ भी अगर किसी तरीके का कुछ भी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो गया तो वो कौन करेंगे, किस कैटेगरी के लोग उसका कार्य करेंगे, तो वो तृतीयक क्रियाकलाप वाले लोग ही करेंगे। ठीक है, शिक्षा यानी उसको शिक्षण देंगे कि कैसे आपको काम करना है, तो ये सारा आपका तीसरे में आएगा। चतुर्थ का मतलब होता है हाई लेवल, एक वर्ड में अगर बोला जाए तो हाई लेवल कहने का मतलब है इसमें ज्ञान एवं कुशलता पर आधारित क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं। सूचना एवं संचार के विकास से लोगों को सुविधाएं प्रदान करती है तथा कार्य कुशलता बढ़ाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृषि को परिभाषित करें, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर आपका पौधों और फसलों को उगाने की कला या फिर विज्ञान जिसका उद्देश्य आर्थिक यानी पैसा कौड़ी, भोजन जो हम लोग खाते हैं, अन्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो उसे कृषि कहते हैं। कहने का मतलब है जो हम लोग पौधों और फसलों को लगाते हैं, उगाते हैं किसी कला के द्वारा या फिर वैज्ञानिक तरीके से, जिसका उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना होता है, अपना पेट भरना होता है और साथ ही साथ अन्य जो भी मनुष्य के लिए जो भी आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति के लिए जो काम करते हैं, जो फसल उगाते हैं, उसी को कृषि कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मानव विकास सूचकांक की गणना किन घटकों से की जाती है?
मानव विकास यानी किसी देश में मानव विकास का जो सूचकांक है, सूचकांक कहने का मतलब होता है एक लिस्ट होता है, तो किस देश में कितना विकास हो रहा है उसका लिस्ट हर एक वर्ष जारी होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसका परिभाषा क्या हो जाएगा या फिर इसके घटक क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए 3 घटकों की आवश्यकता होती है। पहला जीवन अवधि, दूसरा आपका ज्ञान अथवा शैक्षिक उपलब्धि, तीसरा आपका जीवन स्तर। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए भौगोलिक सूचना तंत्र से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है भौगोलिक सूचना तंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसे स्थानिक तथा भौगोलिक आंकड़ों को इकट्ठा करने, संग्रह करने, विश्लेषण करने, पूर्व आंकड़ों को सुधारने या नवीन करने तथा वांछित सारणियों में व्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है भौगोलिक सूचना का मतलब क्या होता है, जो भूगोल के बारे में जो आंकड़ा है, जो डाटा है, ठीक है, अलग अलग आंकड़ा होता है, तो उन आंकड़ों में अगर कुछ गलती है, ठीक है, उसको सुधार करना, उन आंकड़ों को जमा करना और सुधार करके उसको सही तरीके से व्यवस्थित करना, ये सारा चीज किस में आता है, आपका भौगोलिक सूचना तंत्र में ही आता है। और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाएंगे कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा बागानी खेती एवं फलों की खेती में क्या डिफरेंस है, कच्चे माल पर आधारित उद्योग के 2 उदाहरण दे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भूख और कुपोषण में क्या डिफरेंस है। और आगे देखिए यहाँ पर प्रवास प्रवाह से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। इस सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, और हाँ अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो, आपके पास केवल 2 से ढाई महीने समय बचा हुआ है। अगर इन 2 से ढाई महीने में अगर आप लिखते नहीं हो, खास करके जो सब्जेक्टिव की तैयारी है उसको अगर बेहतर नहीं करते हो, तो लास्ट में आपका रिजल्ट खराब होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। आप सब्जेक्टिव को वीडियो के माध्यम से समझिए, उसका नोट्स बनाइए और राइटिंग को सुधारिए, आप एग्जाम लिख कर दोगे। ठीक है, आप दूसरे यूट्यूबर के चक्कर में ना रहे, एमसीक्यू क्वेश्चन के चक्कर में ना रहे, वो आपका 2 महीने में ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो, आप समझते हो, तब आपका 1 महीने में भी क्लियर हो सकता है ऑब्जेक्टिव, आपको पता है। लेकिन सब्जेक्टिव आपका 1 महीने में जिंदगी में नहीं क्लियर होगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक है, इसीलिए इसकी तैयारी अभी से ही कीजिए, लिखिए और जितना हो सके उतना नोट्स बनाइए, ताकि आपको हमेशा लिखते समय वो क्वेश्चन याद रहे। आई होप आज के वीडियो में जो भी कुछ मैंने आपको बताया आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 12th के साथ साथ CUET की भी तैयारी करवाई जाएगी। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।